के बाद ही बिकेम एब्सोल्युटली ऑल राइट। ये एक केस नहीं, ऐसे काफ़ी केसेज हैं। अगर हम समय रहते होम्योपैथी का उपयोग करें तो हम बहुत बहुत सारी बीमारियों को जटिलता से रोक सकते हैं और ठीक होने में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। My name is Sunil Gupta. Dr. Gupta, I just want to ask you one question. One of my uncle is suffering from kidney stone from last 2 years, and the size is around 14 mm. So we used to get treated with several doctors. So I just want to confirm one thing: is there any treatment in the homeopathy to the cure for this kind of disease? Well, Sumit, it's a very nice question. I would rather thank you. अबाउट इट, बेसिकली किडनी स्टोन में होम्योपैथी का बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पर जहाँ तक आपने बताया उसका किडनी स्टोन में साइज 14 mm है। हमने 11 mm के तक के स्टोन तो हमारे आराम से पास में है। 14 mm थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है उसकी, क्योंकि ल्यूमेन जो किडनी की जिससे निकलना है उसका रास्ता इतना नहीं होता कि जिससे निकल सके। तो उसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हम उसको होम्योपैथी दवा दें जिससे वो टूट जाए। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है कि उसको ब्रेक करके तो वो सैंड की फॉर्म में निकले, पर वो डिपेंड करता है कि स्टोन फंसा कहाँ पे हुआ है और उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक कंडीशन हैं और बहुत ज़्यादा हैं, किडनी में डैमेज है, तब हमें ये देखना पड़ेगा। मैं यही बात बताना चाह रहा था कि हमारी कोई पर्सनल ईगो क्लैश नहीं है कि होम्योपैथी, एलोपैथी या किसी सर्जरी है। हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हो, इट शुड बी जस्टिफाइड। I would not say like surgery is bad or allopathy is bad. I do recommend patients to go in for surgery. I do recommend patients to go in for allopathy, but with their judicious use, जहाँ पे उनका उपयोग सही ढंग से होता है। अगर आपको ये पता कि ये चीज़ बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है तो उसको सर्जरी का लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए, ना कि सबसे पहला चलो जैसे आजकल आम चलन हो जाए कि कल कोई तकलीफ होगी, जो कल जो निकलवाना आज ही निकलवा लो। जैसे कई लोगों सेंटर में ऐसे ही कि आपकी बहुत सारी मशीनें हैं जहाँ पे उनकी जरूरत नहीं भी, आप वो भी टेस्ट करा लेते हैं क्योंकि आपके पास मशीन खाली पड़ी है। तो वहाँ पे वो सोचते हैं चलो हमें पेशेंट आया तो उसको वो भी टेस्ट करा लो, वो भी टेस्ट करा लो, फलाना टेस्ट करा लो, जिसमें कि पेशेंट का पैसा भी जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेशेंट की जो दिमागी स्ट्रेस पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और खास तौर पर बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी और जरूरत बात है कि जो ओवीएंट का मैंने बनाया, ओम विजय इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एलाइड मेडिकल साइंसेज, इसका मूल कारण क्या था? इसकी क्लिनिक में रजौरी गार्डन में क्लिनिक में ही वो पेशेंट उनको मैंने डायग्नोज करा कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम लगती है। तो मैंने कहा पहले थायराइड चेक करा लीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जान पहचान में वहाँ से टेस्ट करा लो। मैं कहा हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे टेस्ट करा लीजिए। जब वो पेशेंट वहाँ पे गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपको तो थायराइड का कैंसर लगता है, छूट गई। तो पेशेंट घबरा गई। खैर एनी उन्होंने टेस्ट की वो करा और कहा कि 2 दिन बाद आके रिपोर्ट लीजिएगा। अब वो शाम को मेरे पास फिर दोबारा आई कि आप तो डॉक्टर आप तो थायराइड कह रहे थे, वहाँ पे तो इंस्टीट्यूट वाले कह रहे थे कि थायराइड का शायद कैंसर है। तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं लगता, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा कह भी नहीं सकता क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, बट वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट आई हैव माई फीलिंग कि इट डज नॉट सीम टू बी कैंसर। तो 2 दिन तक आप मानिए कि उनके घर में इतनी मुश्किल हुई, इतनी उदासी छाई गई कि 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे कि वो मैं कहीं अगर कैंसर हो तो क्या करेंगे। तो 2 दिन तक उनकी बेचैनी बनी रही। जब 2 दिन बाद वो वापस पहुँचे वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट दी कि हाँ जी आपका मेरी थायराइड, आपका कैंसर नहीं है, ये थायराइड की प्रॉब्लम है। तो और ये ट्रीटमेंट है, आपको 10 महीने ये ट्रीटमेंट लीजिए, 10 महीने बाद हमारे पास आगे दोबारा दिखाइए। वो शाम को मेरे पास फिर आ गई कि जी वो डॉक्टर आपकी बात ठीक निकली कि वो उनको कैंसर तो नहीं निकला, मैंने उन्हें ये कहा 10 महीने के लिए ट्रीटमेंट कराया के लिए कहा है, और क्या मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकती हूँ क्योंकि मेरे को एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट नहीं करता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तब हमने उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करा और विद 3-4 मंथ उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और वो टीचर थी पटेल नगर स्कूल में, तो वो पहले तो मेरे क्लिनिक जाती बड़ी 1 बजे के करीब वापसी में रुक जाती हैं। जब वो ठीक हो गई तो उनका टाइम, दवा में भी इरेगुलरिटी आनी शुरू हो गई। कॉमन सी ह्यूमन नेचर है, जब आदमी थोड़ा ठीक होता है थोड़ा रिलैक्स हो जाता। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कहा अब मैं ठीक हूँ तो दवाई लूँ। मैं कहा दवाई तो बिल्कुल हम बंद कर सकते हैं, पर एक बार हम टेस्ट करा के दोबारा देख लें। कहते हाँ ठीक है। उन्होंने फिर दोबारा वहाँ पे टेस्ट कराने गए और उनकी रिपोर्ट के उन्होंने कहा अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, पर आप ये जो दवाई दी है ना, वो दवाई 15 दिन और लेके उसको बंद कर लीजिए।
और तब जब हमने कहा कि वो 15 दिन बन गए तो उन्होंने बताया कि ये दवाई तो हमने खाई नहीं, हमने तो होम्योपैथिक दवाई खाई थी। तो एलोपैथिक डॉक्टर जो इंस्टीट्यूट में थे कहते हैं कई बार ये दवा अपना थायराइड अपने आप भी ठीक हो जाता। तो यहाँ पे ये मेरे को उस टाइम दिमाग में आता कि अपने आप ठीक हो तो 10 मिनट दवाई देने की जरूरत क्या थी। आइए डॉक्टर साहब साथ आइए। हमारे शुगर वाले पेशेंट भूखे थे, हमने आपकी इजाज़त के बिना शुरू कर लिया, उसके लिए माफ़ी। खड़े Good morning, everybody. I welcome everyone, and I welcome our Honourable Member of Parliament, Shri Pravesh Verma ji, on the occasion of the 100th birth anniversary of Shri A.P. Gupta and the 15th celebration anniversary of AKG's OVMs. It's an honor to have such a dignified personality in between us, and I would request Mrs. Anita Gupta to please come and present a bouquet to Mr. Pravesh Verma. Now I would request Mrs. Pratibha Gupta to please present a bouquet to Dr. A.K. Gupta. भाई साहब दिक्कत हो रही है। It's an auspicious occasion. It's a tremendous sense of pride that I feel standing here in front of all of you. I want to thank you all. It's a great occasion, and I want to thank Mr. Pravesh Verma who has come all the way and taken time out. Now I would we would like to brief you about the entire occasion and the morning, and I would request Shri J.C. Naram, who's been associated with Shri A.P. Gupta for a very, very long time. He has known him personally, he has seen him from very close quarters, and he will try to introduce you to the personality which Shri A.P. Gupta was. On his 100th anniversary, I invite Shri J.C. Naram. आदरणीय सांसद, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्मा जी, डॉक्टर गुप्ता और मेरे सामने बैठे भाइयों, बहनों, बच्चों, बहुत सारे आप में से ब्लड टेस्ट और प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लगभग ठीक होंगे। वास्तव में ये वो प्रश्न था कि आप ठीक होंगे, कैसे हैं, अच्छे हैं, जो श्री O.P. गुप्ता जी मिलने पर अक्सर सबसे पहले पूछते थे। यही उनका सवाल होता था। श्री O.P. गुप्ता जो OVM के मुख्य संरक्षक थे और जिनके 100वें जन्मदिन पर आज हम ये कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। बहुत ही उनमें गुण थे। 1947 में जब वो लगभग
33 साल के होंगे जब वो पाकिस्तान से विस्थापित हुए और भारत में आने पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग शहरों में रहे और उन्होंने वो जो अपना एक्सपीरियंस अर्जित किया उसके बुनियाद पर उन्होंने अपनी संतान को, अपने बच्चों को उस लाइन पर ढालने की कोशिश की। वो सिविल इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी उस जमाने में मुश्किल नहीं थी, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की, बल्कि उसके बदले में ठेकेदारी का काम शुरू किया उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे। धन भी कमाया और यश भी, सम्मान भी, इज्जत भी, जो मेरे ख्याल में लाइफ में दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो धन के बगैर भी काम नहीं, और अगर यश नहीं है तो धन का भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ें उन्होंने उसको अर्जित की। और एक बात, उन्होंने अपने बच्चों को, 10 बच्चे थे उनके, सबको अच्छी एजुकेशन दी और सभी बच्चे, बेटे और बेटियां, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने अपना नाम कमाया, अपना नाम स्थापित किया, जिसका प्रमाण ये है कि उनके दूसरे बेटे डॉक्टर वीके गुप्ता को पिछले वर्ष ही, आप जानते हैं, आप लोग उसमें शामिल हुए थे बहुत सारे, उनको पद्मश्री से विभूषित किया गया, पद्मश्री का उनको दिया गया। डॉक्टर वीके गुप्ता जो आपके सामने बैठे हैं, ये उनके सबसे छोटे पुत्र हैं और इन्होंने भी अपने पिता की विरासत को जाया नहीं जाने दिया, उस विरासत को आगे बढ़ाया, यानी नाम के लिहाज से और सेवा के लिहाज से। मैंने आपसे कहा कि श्री ओपी गुप्ता जी हर बात में, हर विषय पे उनके अपने निश्चित और स्वस्थ मत थे, दृष्टिकोण था, और उनमें से दृष्टिकोण ये था कि अपना हाथ ऐसे मत रखो, मांगने के लिए मत रखो, अपना हाथ ऐसे रखो, और अगर ये हाथ रखना है, ऐसे रखना है, तो सिर्फ भगवान के सामने, ईश्वर के सामने रखो, बाकी अपने हाथ को ऐसे रखो देने की। और उन्होंने अपने जीवन में यही किया, अनाथालयों में देना, अन्य महाविद्यालयों में देना, वरिष्ठ नागरिकों के जो होम्स हैं उनमें देना, वो दान करने में आगे आगे रहे। धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक संस्थाओं को भी उन्होंने दिया, गुरुद्वारे, मंदिर, इस्कान, सब जगह वो कंट्रीब्यूट करते रहे, देते रहे। और इवन जो आज रजौरी का सनातन धर्म मंदिर का जो डिस्पेंसरी है, वो उनकी बनवाई हुई है। वो भी उनकी याद में, जो हम जाते हैं वहाँ पे तो ख्याल आता है कि ये श्री ओपी गुप्ता जी ने बनवाई थी। फिर हरिद्वार में महाजन सभा की ओर से वहाँ एक भवन बनाना था हरिद्वार में, तो उसमें भी उनका बहुत सक्रिय योग रहा और उन्होंने उसमें बहुत सहायता की धन से। तो इस प्रकार वो देने में, मैंने जैसे पहले कहा तो उनका था कि हाथ ऐसे रखो, ऐसे नहीं मांगो, तो सिर्फ भगवान से, इंसान के सामने हाथ मत पसारो, दे सकते हो तो दो, सपना था। और छोटे बेटे ने इसको साकार किया। और आज कल का मतलब पिछले साल अगस्त में, जबकि अगर